पहली नज़र में वो जोड़ी 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स ज्यादा आकर्षक नहीं लगती थी। उनका धूसर रंग उन्हें साधारण फॉजिंग हथौड़ों जैसा दिखा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उनके पूरे शरीर पर काली लहर जैसी आकृतियां नजर आती थीं। हैंडल पर बनी ये काली लहरें मानो किसी असीम शक्ति को पोषित कर रही हों। हैमर के हैंडल पर एक सर्पिल पैटर्न घूमता हुआ नीचे तक जाता था और अंत में एक नुकीले बिंदु पर समाप्त होता था। इन हथौड़ों को बनाने में तांगवूलन ने पूरे 3 दिन लगाए थे, धीरे धीरे, सावधानीपूर्वक। फॉजिंग की प्रक्रिया के दौरान वह महसूस कर सकता था कि उसका काम पहले से कहीं आसान हो गया था, मानो आधा परिश्रम और दुगुना परिणाम। फिर भी इतनी दक्षता के बावजूद इन्हें पूरा करने में उसे पूरे 3 दिन लग गए। पूरा हो गया। अब देखते हैं कि 1000 रिफाइंड का विशेष प्रभाव क्या निकला, मंगत्यान ने कहा। एक मास्टर ब्लैकस्मिथ होने के बावजूद मंगत्यान की आंखों में भी उत्सुकता झलक रही थी। तांगवूलन ने सिर हिलाया और उन दोनों हथौड़ों को अपने हाथों में थाम लिया। वह पहले ही उनका वजन माप चुका था। बायां हथौड़ा 152 किलोग्राम का और दायां 166 किलोग्राम का था। दिखने में छोटे होने के बावजूद उनका भार आश्चर्यजनक था। जब तांगवूलन ने सर्पिल पैटर्न वाले हैंडल को पकड़ा तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में आत्मिक शक्ति तेजी से प्रवाहित हो रही है। एक झटके में उसकी आत्मिक शक्ति दोनों हथौड़ों से जुड़ गई। हालांकि तांगवूलन की ताकत कम नहीं थी, परंतु केवल शारीरिक बल के भरोसे ये हथौड़े गढ़ना संभव नहीं था। 9 वर्ष की उम्र में उसके शरीर की सीमा उसे अभी भी रोक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने खून और हथौड़ों के बीच का वह रहस्यमयी संबंध महसूस किया, उसे लगा मानो हथौड़े हल्के हो गए हों। आत्मिक शक्ति के जुड़ने से उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। तांगवूलन ने पहले से तैयार धातु का एक टुकड़ा भट्टी से निकाला। उसकी आंखें केंद्रित हुईं और उसने अपने बाएं हाथ के हथौड़े से हल्का प्रहार किया। टिंग 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 3 साफ और नाजुक आवाजें गूंज उठी। तांगवूलन कुछ पल वहीं स्तब्ध रह गया, जबकि मंगत्यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। फिर से आजमाओ, मंगत्यान ने उतावलेपन से कहा। तांगवूलन ने फिर से वही प्रहार दोहराया। टिंग टिंग टिंग। फिर वही 3 स्पष्ट ध्वनियां गूंजी, जबकि उसने केवल एक बार प्रहार किया था। अब जोर से वार करो, मंगत्यान ने गंभीर स्वर में कहा। तांगवूलन ने अपना दायां हाथ उठाया और पूरे बल से प्रहार किया। डैंग डैंग डैंग। इस बार 3 गूंजदार आवाजें फटीं। ज्यादा ताकतवर वार के कारण दोनों ने स्पष्ट रूप से देखा कि जैसे ही हथौड़ा धातु से टकराया, उसके पीछे 2 धुंधले हथौड़ों की परछाइयां उभरीं। वही अतिरिक्त डैंग उन्हीं परछाइयों से आई थी। यह तांगवूलन ने हैरानी से मंगत्यान की ओर देखा। मंगत्यान कुछ पल तो अवाक रह गया, फिर मुश्किल से बोल पाया। स्टैग्ड हैमर इफेक्ट, तांगवूलन ने कहा। गुरुजी, ये स्टैग्ड हैमर क्या होता है? मंगत्यान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तू सच में एक छोटा राक्षस है। मैंने भी आज तक ऐसा इफेक्ट वाले हथौड़े नहीं बनाए। कुछ गहरी सांसों के बाद मंगत्यान में खुद को संभाल लिया। उसने सोचा था कि तांगवूलन का पहला 1000 रिफाइंड अच्छा निकलेगा, पर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना अद्भुत होगा। ब्लैकस्मिथ्स अपने पहले 1000 रिफाइंड में ब्लड सैक्रिफाइस करते हैं ताकि धातु में बेहतरीन विशेष प्रभाव जागृत हो सके। ब्लड सैक्रिफाइस धातु को तुम्हारे रक्त से जोड़ देता है, जिससे उसका प्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसलिए लगभग हर ब्लैकस्मिथ अपने जीवन भर के हथौड़े इसी प्रक्रिया से बनाते हैं। तांगवूलन बुद्धिमान था। उसने तुरंत समझ लिया कि मंगत्यान ने वह भारी सिल्वर का टुकड़ा खास उसके लिए तैयार किया था। वह भले ही हैवी सिल्वर की सही कीमत का अंदाजा नहीं रखता था, लेकिन वो जानता था कि यह बहुत मूल्यवान है। मंगत्यान ने आगे कहा, 1000 रिफाइंड से कई तरह के अद्भुत प्रभाव निकल सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव अपने धारक के लिए सबसे उपयुक्त हो, वही संपूर्ण माना जाता है। याद रखना, धातु की पहली फॉजिंग ही उसकी सबसे शुद्ध अवस्था होती है। बाद में अगर उसे दोबारा गढ़ा जाए तो उसकी आंतरिक संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। तांगवूलन ने पूछा, यानी मेरी हैवी सिल्वर हैमर्स में जो स्टैग्ड हैमर इफेक्ट आया है, वह एक शिखर स्तर का विशेष प्रभाव है और मेरे हथौड़ों के लिए बिल्कुल उपयुक्त भी? मंगत्यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, और रक्त बलिदान के कारण अब ये हथौड़े केवल तुम्हारे हैं, कोई और इन्हें उपयोग नहीं कर सकता।
स्टैक्ड हैमर का मतलब है जब हथौड़ा किसी वस्तु पर प्रहार करता है तो उसकी आंतरिक गूंज एक या दो अतिरिक्त प्रहार जैसी शक्ति उत्पन्न करती है। तुम्हारे हथौड़े थ्राइस स्टैक्ड हैमर हैं, जो इस प्रभाव की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब तुम 100 रिफाइंड वाले धातु गढ़ोगे तो तुम्हारा समय आधा लगेगा। अतिरिक्त 2 प्रहार मूल प्रहार की क्रमशः 70% और 50% शक्ति के होंगे। और अगर तुम इस प्रभाव को नियंत्रण में ले आए तो वाकई तुम आधा काम कर दोगे और दुगना परिणाम पाओगे। तांग बुलन ने पूछा, इस प्रभाव को नियंत्रित करना मुश्किल है? मंगतियान ने कहा, हाँ, काफी कठिन है, लेकिन तुम्हारे हथौड़े ब्लंट सैक्रिफाइस से बने हैं, इसलिए वे मानो तुम्हारे शरीर का हिस्सा हैं। तुम्हारे लिए इसे सीखना दूसरों से आसान होगा। ब्लड सैक्रिफाइस एक अद्भुत बंधन बनाता है धातु और रक्त के बीच। ऐसे हथौड़े केवल वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है जिसने अपना रक्त अर्पित किया हो। इसलिए ब्लैकस्मिथ्स अपने रक्त बलिदान वाले हथियार बहुत कम बनाते हैं। तांग वुलन की किस्मत भले ही उसके मार्शल सोल और स्पिरिट सोल में कमजोर रही हो, लेकिन फोर्जिंग के मार्ग पर उसे आखिरकार सौभाग्य मिला था। उसके थ्राइस स्टैक्ड हैमर इफेक्ट के कारण अब उसका ब्लैकस्मिथ का मार्ग और भी उज्जवल था। अब मेहनत से अभ्यास करना और जल्दी से इस प्रभाव को नियंत्रित करना सीखो। साथ ही अपने हथौड़ों को गुप्त रखना। ब्लैकस्मिथ्स की दुनिया में प्रतिस्पर्धा आत्माओं के योद्धाओं जितनी ही तीव्र है। जब तक तुम खुद को और अपने हथौड़ों को सुरक्षित नहीं कर सकते, इन्हें किसी को दिखाना मत। तांग वुलन ने सिर हिलाया। भले ही वह अपने शिक्षक की चेतावनी का पूरा अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन वह जानता था गुरुजी जो भी कहते हैं वह उसके भले के लिए है। मंगतियान ने अंत में कहा, ये भी मैं तुम्हें देता हूँ। उसने अपनी हथेलियां उठाईं। उन पर 2 छल्ले रखे हुए थे, धूसर रंग के, लेकिन वास्तव में वे भी 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर से बने थे। मंगतियान ने कहा, ये मैंने कल बनाया था। दोनों में 1/8 घन मीटर की जगह है। तुम्हारे उपयोग के लिए ये पर्याप्त है। तांग बुलन ने आश्चर्य से मंगतियान की ओर देखा। प्राथमिक अकादमी में 3 वर्षों की पढ़ाई और अपने गुरु की बातों से वो भली भांति जानता था कि ये क्या है। गुरुजी, क्या ये भंडारण आत्मा उपकरण है? मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत कीमती हैं। मंगतियान ने कहा, ये सबसे निचले दर्जन के भंडारण आत्मा उपकरण है। इनमें आत्मा शक्ति बैटरी तक नहीं है, इसलिए केवल एक सोल मास्टर ही ने अपनी आत्मा शक्ति डालकर इस्तेमाल कर सकता है। इनकी कीमत वास्तव में ज्यादा नहीं है। तुमने इतने लंबे समय से मेरे लिए काम किया है और तुम्हारी मजदूरी भी अधिक नहीं थी। इसे एक बोनस समझ लो। तांग वुलन हकलाते हुए बोला, लेकिन मैंने तो आपका हैवी सिल्वर पहले ही ले लिया था। भंडारण आत्मा उपकरण, ये वास्तव में एक आत्मा उपकरण था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा, और अब 2 उपकरण उसके सामने रखे थे, वो भी उसके गुरु द्वारा उपहार में। वह इन्हें बहुत चाहता था, पर उसने पहले ही अपने गुरु से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। मंगतियान ने तांग वुलन का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई में हैवी सिल्वर की अंगूठी पहना दी। अंगूठी ने अपने आकार को स्वतः समायोजित कर लिया और उसकी कलाई में एकदम फिट हो गई। फिर उन्होंने दूसरी कलाई में भी वैसा ही किया। हालांकि ये अंगूठियां साधारण लग रही थीं, लेकिन तांग बुलन के लिए इनका मतलब बेहद गहरा था। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुरुजी, मंगतियान ने अपने लकड़ी जैसे भागों के साथ कहा, मुट्ठी हाथ से अलग नहीं होती, संगीत मुख से नहीं छूटता। हमारे जैसे लोहारों के लिए हथौड़ा हाथ से नहीं छूटना चाहिए। जब तुम सड़कों पर घूमोगे तो क्या अपने हथौड़े साथ लेकर चलोगे? याद रखो, रक्त बलिदान से शुद्ध की गई 1000 रिफाइंड धातु का बार बार उपयोग करना आवश्यक है। तुम्हारा आभा मंडल, रक्त और आत्मा शक्ति सब उसे पोषित करेंगे। जितना अधिक समय तुम उसके साथ बिताओगे, तुम्हारा बंधन उतना ही मजबूत होगा। यदि भविष्य में तुम पर्याप्त शक्तिशाली बन गए तो ये शायद एक और शुद्धिकरण प्रभाव भी प्राप्त कर सके। अच्छा, अब घर जाओ, अपनी चीजें समेटो। ईस्ट सी शहर जाने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलना। तांग वुलन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, गुरुजी, आपने कहा था कि ये आपकी खुद की रचना है। क्या आप आत्मा उपकरण मास्टर हैं? मंगतियान कुछ क्षण मौन रहे। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मैं खुद को एक लोहार मानना अधिक पसंद करता हूँ। आत्मा उपकरण मास्टर के मार्ग पर मैं बहुत दूर नहीं जा सकता। तुम भविष्य में समझ जाओगे। अब जाओ, अपनी आत्मा शक्ति को ठीक से विकसित करो। याद रखो, आत्मा शक्ति ही हर चीज की नींव है। चाहे तुम्हारे पास जन्मजात दिव्य शक्ति ही क्यों ना हो, उसकी भी एक सीमा है।
और डोलुओ महाद्वीप पर कोई भी पेशा ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद आत्मा शक्ति पर ही निर्भर करता है। भविष्य में कभी भी किसी भी आत्मा शक्ति स्पिरिट सोल को यूं ही मत चुनना। जी, अपनी हैवी सिल्वर रिंग्स आजमा कर देखो। बस थोड़ा सा आत्मा बल उसमें डालो और अपने मन से नियंत्रित करो। इससे तुम वस्तुएं रख या निकाल सकोगे। तांगबुलिन ने सिर हिलाया और अपने दोनों 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हथौड़े उठाए। युग के परिवर्तन के साथ आत्मा उपकरण मानव समाज में गहराई से समा चुके थे। वास्तव में सभी आत्मा उपकरणों के संचालन के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। ये नाम तो बस परंपरा के कारण रह गया था। मनुष्य अब हवा, पानी, सूर्य आदि की शक्ति का उपयोग करना सीख चुका था। इन नई विधियों से आत्मा शक्ति जैसी ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी जो लगभग हर क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी, विशेषकर आत्मा मेकाओं के विकास में। आत्मा मेका अब संघ के प्रमुख युद्ध हथियार बन चुके थे। तांगवुलन ने भी अपने जीवन में आत्मा उपकरण देखे थे। घर की आत्मा लैंप, सड़कों पर आत्मा ऊर्जा से चलने वाले वाहन, यहाँ तक कि सामने की फॉर्जिंग स्टेशन भी एक आत्मा उपकरण थी। लेकिन ये पहली बार था कि उसके पास स्वयं का एक आत्मा उपकरण था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके शिक्षक ने झूठ कहा था। भंडारण आत्मा रिंग के उत्कीर्ण एरे डिजाइन देखकर ही ये पता चल रहा था कि ये किसी सामान्य स्तर का उपकरण नहीं है। ये एक विशेष रूप से हस्त निर्मित उच्च श्रेणी का आत्मा उपकरण है जिसकी बाजार कीमत निश्चित रूप से अधिक थी। फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। तांगबुलन को ये उपहार वास्तव में बहुत पसंद आया और उसकी आवश्यकता भी थी। उसने अपने गुरु की कृपा को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया। ऐसी महान कृपा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। हल्की सी चांदी की रोशनी झिलमिलाई जब तांगबुलन ने अपने विचारों से रिंग्स को नियंत्रित किया। उसने महसूस किया कि उसके हाथों का भार गायब हो गया है। दोनों 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हथौड़े उसकी कलाई की अंगूठियों में समा गए। एक 8वां घन मीटर भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इन हथौड़ों के लिए यह पर्याप्त था। इन छोटे फॉर्जिंग हथौड़ों की लंबाई 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं थी। रिंग्स को सक्रिय करने में थोड़ी सी आत्मा शक्ति की खपत होती थी, लेकिन ये मात्रा बहुत कम थी। रैंक 11 की आत्मा शक्ति वाला तांगवुलिन इस पर कोई बोझ नहीं महसूस कर रहा था। एक और विचार के साथ उसने आत्मा शक्ति को रिंग्स में प्रवाहित किया और वे दोनों हथौड़े फिर से उसके हाथों में प्रकट हो गए। यह निस्संदेह आत्मा उपकरण का रहस्यमय जादू था। मंगतियान ने सिर हिलाया। अब घर जाओ, मेरी चेतावनी याद रखना। जी। घर लौटते समय तांगवुलन खुशी में झूम रहा था। उसके 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हथौड़ों में उच्चतम स्पेशल इफेक्ट था और अब उसके पास 2 हैवी सिल्वर रिंग्स भी थीं। ये उसके लिए एक अप्रत्याशित उपहार था और ये अब उसकी सबसे कीमती वस्तुएं बन चुकी थी। ज़िरान, क्या तुमने ये सचमुच निर्णय ले लिया है? लांग युए ने अपने पति की ओर व्यथित आंखों से देखा। तांगज़िरान ने लंबी सांस ली। मेरी कमजोरी ने पहले ही हमारे बेटे के भविष्य को प्रभावित किया है। अब मैं और यूं नहीं रह सकता। अपने बेटे के लिए ये कैसे कठिन माना जा सकता है? मैंने पहले ही वादा कर लिया है। लांग युए की आंखें आंसुओं से भर आईं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कौन जानता है हमें अपने बेटे को दोबारा देखने में कितना समय लगेगा? तांगज़िरान ने कहा, अगर लिनलिन एक सामान्य बच्चा होता तो वो हमारे साथ एक साधारण और सुखी जीवन जी सकता था। लेकिन हमारा बेटा सामान्य नहीं है, वो असाधारण है। अगर मेरी कमजोरी न होती तो शायद वह एक अच्छे स्पिरिट सोल के साथ जुड़ पाता और अपने मार्ग पर और आगे बढ़कर महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता था। मंगतियान ने मुझसे कहा कि लिनलिन का स्वभाव दृढ़ है और वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा परिपक्व है। साथ ही वो फॉर्जिंग के क्षेत्र में प्राकृतिक प्रतिभा रखता है। यदि वो मंगतियान के मार्गदर्शन में सीखता रहा तो वह उसे निश्चित रूप से पार कर जाएगा। मंगतियान पहले ही 6 सितारा मास्टर ब्लैकस्मिथ है। सोचो लिनलिन किस स्तर तक पहुंचेगा यदि वह उसे भी पार कर गया। और चाहे वो जितना भी फौज करे, वह फिर भी एक आत्मगुरु है। उसकी आत्मा शक्ति और स्पिरिट सोल ही उसकी नींव है। एक पिता के रूप में मैंने इतने वर्षों तक डर में जीवन जिया है, इतनी लंबी शांति। अब हमारे बेटे की बारी है। मैंने निर्णय ले लिया है। अब मैं अपने बेटे के लिए संघर्ष करूंगा। ईस्ट सी सिटी, यह सन मून फेडरेशन का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय शहर था। इसका मुख्य आकर्षण था इसका बंदरगाह, जो समुद्री यात्राओं और महासागर के संसाधनों के दोहन का केंद्र था। इस शहर की आबादी 3 मिलियन से भी अधिक थी। समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण ये शहर समृद्ध बन गया था।
पूरे सनमून फेडरेशन की तुलना में भी इसे एक दूसरे दर्जे का शहर माना जा सकता था। ईस्ट सी सिटी का इतिहास बहुत पुराना था और इसकी समग्र संरचना ने अपने प्राचीन, साधारण और सादगीपूर्ण रूप को बरकरार रखा था। पिछले कई सौ वर्षों में सनमून फेडरेशन ने इसके प्राचीन भवनों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया था। इसलिए शहर में हजारों साल पुराने कई भवन अब भी खड़े थे। ईस्ट सी सिटी सोल ट्रेन स्टेशन। गहरे नीले रंग की एक सोल ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश करती हुई रुकी। ईस्ट सी सिटी में लगभग सभी सोल ट्रेनें नीले रंग की ही थी। ट्रेन रुकने के बाद उसके दरवाजे खुले और लोग उतरने लगे। कुछ ही क्षणों में स्टेशन फिर से अपनी सामान्य भीड़भाड़ में लौट आया जब लोग बाहर निकलने लगे। टैंग वुलेन ने अपना रक्सैक कसकर पकड़ा हुआ था और वो लोगों की भीड़ के साथ बाहर की ओर बढ़ रहा था। ये पहली बार था जब वो किसी इतने बड़े शहर में आया था, इसलिए उसकी जिज्ञासु नजरें हर जगह घूम रही थी। ट्रेन स्टेशन की छत धातु की मोटी पाइपों से बनी थी। एक नज़र में ही टैंग वुलेन समझ गया कि ये सभी पाइप ढलाई से बने थे और इन्हें साधारण धातु की तरह दबाकर आकार दिया गया था। टैंग वुलेन का चेहरा कुछ उदास था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अनजान था। स्वाभाविक रूप से 9 साल के बच्चे के लिए ये सब थोड़ा डरावना था। वो ईस्ट सी सिटी इसलिए आया था ताकि वो ईस्ट सी सिटी एकेडमी में दाखिला ले सके। उसने सोचा था कि उसके माता पिता उसके साथ आएंगे, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि अब तुम बड़े हो गए हो, ये अनुभव खुद हासिल करो। टिकट खरीदने के बाद उन्होंने उसे ट्रेन पर बिठाया और वहीं विदा ली। ये पहली बार था जब टैंग वुलेन अपने घर से इतनी दूर आया था। घर से निकलते समय उसकी माँ लांग युए लगातार उसे समझा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, परंतु स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग खाली हो गया था और वो बस भीड़ के साथ चलते हुए बाहर की ओर बढ़ रहा था। भीड़ अचानक 2 भागों में बंट गई। टैंग वुलेन ने देखा कि एक काले रंग की चमकदार सोल कार प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भीड़ इस कार से बचने के लिए किनारे हो रही थी। हालांकि टैंग वुलेन नहीं जानता था कि ये कौन सी कार थी, लेकिन इसके बाहरी रूप से ही वो समझ गया कि ये बहुत महंगी और उच्च श्रेणी की गाड़ी है। इसकी लंबी और सुडौल बॉडी, 4 पहियों पर कैटरपिलर ट्रैक लगे हुए, यानी ये हर तरह की जमीन पर चलने वाली गाड़ी थी। गाड़ी के दरवाजे के पास 2 काले सूट पहने हुए व्यक्ति खड़े थे जो भीड़ में किसी को ढूंढ रहे थे। जब टैंग वुलेन उनके पास पहुंचा तो उन दोनों में से एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, यंग मास्टर। स्वाभाविक रूप से ये संबोधन टैंग वुलेन के लिए नहीं था। वो मुड़ा तो देखा कि नीले कपड़ों में एक युवक पीछे से आगे बढ़ रहा था। वो टैंग वुलेन की ही उम्र का लग रहा था। छोटे भूरे रंग, गोरा रंग, सीधी नाक, हल्के गहरे हरे रंग की आंखें और हल्के घुंघराले पलके। उसी समय किसी ने टैंग वुलेन को पीछे से धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर उस यंग मास्टर के कंधे से टकरा गया। युवक थोड़ा झटका खाकर रुका, फिर ठंडे और घमंडी भाव से टैंग वुलेन की ओर मुड़ा। उसने नापसंदगी से एक नज़र डाली और फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ दिया। माफ कीजिएगा, टैंग वुलेन ने जल्दी से कहा, लेकिन उस आदमी ने जो यंग मास्टर को लेने आया था उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया, लगभग गिरा ही दिया। सावधान रहो गांव वाले, उस काले सूट वाले आदमी ने तिरस्कार से कहा और अपने मालिक के पीछे चल दिया। दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी का दरवाजा खोला, एक हाथ दरवाजे पर रखा और दूसरे से उसे अंदर बिठाया। उस युवक ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही क्षणों में इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी और काली सोल कार दूर निकल गई। टैंग वुलेन ने अपने पेट को सहलाया। हालांकि दर्द नहीं हुआ था, पर उसके मन में गुस्सा भर गया। ये शहर वाले कितने घमंडी होते हैं। भीड़ से निकलते हुए टैंग वुलेन ने पीछे मुड़कर देखा तो ऊंचे बोर्ड पर लिखा था, ईस्ट सी सोल ट्रेन स्टेशन। उसने इस विशाल स्टेशन को देखकर मन ही मन कहा, आश्चर्य से हमारे ग्लोरी बाउंड सिटी की सबसे ऊंची इमारत भी इसके सामने छोटी लगती है। आगे देखा तो विशाल सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और तरह तरह की सोल कारें इधर उधर दौड़ रही थी। लोगों की भीड़ से शहर में एक तरह की घुटन भरी चहल पहल थी। थोड़ा सिमट कर टैंग वुलेन ने अपना रक्सैक खोला और पानी की बोतल निकालकर एक घूंट पिया। फिर उसने एक पर्ची निकाली। ये उसके पिता ने उसके लिए लिखी थी, जिसमें लिखा था कि ईस्ट सी सिटी पहुंचने के बाद क्या करना है। उसी वक्त एक दुबला पतला मध्यम वर्गीय व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके पास आया। छोटे दोस्त, क्या ये तुम्हारा पहली बार ईस्ट सी सिटी आना है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? टैंग वुलेन ने पर्ची पर नजर डाली। पहली पंक्ति में लिखा था, अनजानों पर विश्वास मत करना। उसने सिर उठाया, उस व्यक्ति की ओर देखा, सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो उस दिशा में गया जहां एक टावर पर लिखा था, प्रशासनिक कानून प्रवर्तन।
वो पास जाकर 2 पुलिसकर्मियों से बोला, नमस्ते अंकल पुलिस ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं ईस्ट सी अकेडमी के लिए नियमित बस कहाँ खड़ी होती है? उनमें से एक अधिकारी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, वो देखो उधर है। बच्चे, तुम्हारा परिवार कहाँ है? टैंग वुलेन ने अपनी पीठ सीधी की और कहा, अंकल अब मैं छोटा नहीं हूँ, धन्यवाद। ये कहकर वो उस दिशा में दौड़